नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जहां पर हर समय कुछ ना कुछ मेला, त्यौहार आदि लगे रहते हैं। और ऐसे में आगामी समय में आने वाला है भगवान श्री कृष्ण का मुख्य जन्माष्टमी का त्यौहार, जिसके लिए लगातार सरकार प्रयास करती है कि आने वाले श्रद्धालुओं को एक ऐसी अनुभूति हो जिसे वह कभी भी भूल ना पाएँ। और इन्हीं कार्यों की जो रूपरेखा तैयार होती है वो होती है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका मुख्य कार्य है ब्रज मंडल के अंदर पड़ने वाले सभी तीर्थ क्षेत्रों के जो पौराणिक स्थल हैं, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के स्थल हैं, उनका विकास कराना, उनका जीर्णोद्धार कराना, और जो कुंड आदि विलुप्त हो चुके हैं वापस से उनको खोज कर उनको एक ऐसे स्थान में परिवर्तित करना जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ की लीलाओं के साक्ष्य बने। इसी सब के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजीव कुमार पांडे जी। हम बात करेंगे इनसे आगामी समय में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है तो क्या कुछ तैयारियां करने जा रहे हैं आप लोग, और अब की बार क्या कुछ खास रहेगा इस उत्सव को लेकर के। हम लोगों ने जो अगला कृष्ण जन्मोत्सव त्यौहार मथुरा के अंदर है, यह श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और राधा रानी लाड़जू का भी गृह स्थल है। तो बहुत सारे पर्यटक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मथुरा जन्मोत्सव के समय आते हैं। एक सप्ताह पूरा फलीभूत रहता है। इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मीटिंगों को करके आपस में संयोजन करके तैयारियां की हैं, जिसमें कार्यक्रमों को कराया जाना, नगर निगम, एमबीडीए और विभिन्न जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हुए चौराहों का सौंदर्यीकरण, इसके बाद घाटों की साफ सफाई और जो कलाकारों का चित्रण, कृष्ण लीलाएं, इनका चित्रण और समायोजन और साहित्य का विकास जो ब्रज भाषा के अंतर्गत है, ब्रज की साहित्यिक विचारधारा का विकास किए जाने का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिसकी योजना बनाई जा रही है। विगत वर्ष जब कार्यक्रम हुआ था तो कई चौराहों को सजाया गया था, संवारा गया था, मंच बनाए थे, कलाकारों की प्रस्तुतियाँ हुई थी। अब की बार क्या इसमें कुछ वृद्धि की गई है? हाँ, इसमें कुछ चौराहों को बढ़ाया गया है। पिछली मीटिंग हुई थी तो सभी लोगों का ये निर्देश था कि जो पिछले कुछ पहले त्यौहार रहे थे, चौराहे सजाए गए थे, उससे कुछ चौराहों को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे गोवर्धन चौराहा, इधर टैंक चौराहे के आगे भी लिया जा सकता है। तो 4-5 चौराहों को बढ़ाकर लगभग 20 चौराहों को सज्जाकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। हर बार एक नई थीम लेकर आते हैं। आपने देखा होगा जन्माष्टमी के समय जब चौराहों को सजाया जाता है तो कभी पतंगों का वहाँ सजावट की जाती है, कई मटकियों की सजावट की जाती है। तो क्या अब की बार कुछ स्पेशल थीम रखी गई है? हाँ, अब की बार भी अलग से पृथक से लाइटिंग व्यवस्था को जोड़ दिया गया है। और इसके बाद जो रंगीन कपड़े से साज सज्जा की जा रही है और सीनरी चित्रण का भी किया गया है। और इस तरह से इंडिकेटर्स चौराहों के नाम लिखाए जाने की भी व्यवस्था की गई है कि उसको पता चलता रहे। जो कार्यस्थल हैं उनको भी एक इंडिकेट देने का व्यवस्था की गई है। यानी कि अब की बार अगर आपके कहे के अनुसार माने तो जैसे कुछ लोग डिग गेट चौराहे पर खड़े हैं तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि डिग गेट यहाँ पर है, और जो लोग आने वाले हैं वो अपने परिजनों को संकेत के रूप में कह सकते हैं कि हम लोग डिग गेट चौराहे पर हैं। हाँ, ऐसे संकेतक के रूप में कराए जाने की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा प्रयास है। ये लोगों के लिए एक सुविधाजनक भी रहेगा कि जो लोग अपने परिजनों से भटक जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि हम लोग किस चौराहे पर खड़े हुए हैं, वो आसानी से बता सकते हैं अपने परिजनों से संपर्क करने के बाद में कि हम लोग इस मार्ग पर और इस चौराहे पर खड़े हुए हैं। जी, और इसके आगे क्या योजनाएं हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पर्यटकों के आने की संख्या ब्रज में लगातार बढ़ रही है। 2017 से जहां लाखों की संख्या में आते थे, अब करोड़ों की संख्या में ब्रज पर्यटकों का आना चालू हो गया। विशेष तौर से आगरा, भरतपुर, डींग, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, इनके पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। जो जन्मभूमि का, बांके बिहारी का, बलदेव दाऊ जी का, परकोमार का, अन्य अन्य जो कईयों तीर्थ स्थान जो यहाँ हैं, बरसाना, लाड़लू जी, उन सभी का दर्शन करते हैं और ब्रज की आनंदमयी ब्रज रजोभूमि का पूरा प्रभाव जो है उसका अपनत्व करते हैं। और यहाँ ब्रज के जो कार्यक्रम हैं
उनको अपने अंतःकरण में रख करके आगे चले जाते हैं। उनके आने की व्यवस्था, उनको मार्गदर्शन, पर्यटकों को कोई सुविधा न हो, पेयजल की व्यवस्था, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ उनके साथ आने वाले लोग और सहयोगी, इन सब के लिए पर्यटकों को जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद और सभी कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और वो लागू की जाएगी। पिछली बार जब हम लोगों ने बैठक की थी तो वहाँ पर एक चर्चा हो रही थी कि जो ब्रज में आने वाले श्रद्धालु हैं उनमें बड़ी संख्या महिलाओं की, बच्चियों के और उनके साथ में वृद्धों की होती है, जो कि चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनको आराम से हो सकें। ऐसे में चौराहों पर जब बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, नो एंट्री वाहनों की हो जाती हैं, तो वहाँ से वृद्ध श्रद्धालुओं को लाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? कुछ अलग से छोटे वाहन या बसों के द्वारा उनको लाने के ले आने की व्यवस्थाएं की जानी है? अभी इसके पहले आगे चल करके और भी मीटिंगें होंगी जी। और उनमें अभी तथ्य रखा गया था कि इस तरह का हो। लोगों ने अपने सुझाव दिए थे कि बैटरी बस का या ई रिक्शा का चालू किया जाए जो वृद्ध और विकलांग के लिए सुविधाजनक हो। बकाया लोग जो पैदल मार्ग से चल रहे हैं वो रखा जाए और परिवहन जो है उसको सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से रखा जाए, भीड़ वाले इलाकों में न भेजा जाए और कतारबद्ध ढंग से चलायमान रखते हुए सुरक्षा बल व्यवहारिकता के साथ यात्रियों को दर्शन कराएं। जी, बात की जन्माष्टमी की हम लोगों ने, उसके कुछ दिनों के बाद में, जैसा कि आप जानते हैं, हर 3 वर्षों के बाद में या हर साल के बाद में एक ब्रज रज उत्सव के नाम से एक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि बाहर से भी बड़ी संख्या में बॉलीवुड कलाकार आते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं और ब्रज के कलाकारों के लिए भी वहाँ मौका दिया जाता है। तो अब की बार उसकी क्या थीम रहेगी, कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा? उसका कार्यक्रम अभी तो 3 दिन का है। 7 दिन का कार्यक्रम बनाए जाने का पूरी व्यवस्था पहले भी थी और वो रखी जा रही है। उसके लिए जगह जगह पर स्थानों को चिन्हांकन कर लिया गया है, कुछ स्थान और चिन्हांकित किए जाते हैं। कुछ बड़े कार्यक्रम हैं जिनको ऑडिटोरियम या बड़े जगह पर पहले भी लगाया गया था। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग आए वो दर्शनार्थियों का उनके प्रति आकर्षण हो, ऐसा न हो कि आकर्षण ही ना हो, पहुंच ना पाएँ। स्थान ऐसा चयनित किया जाए जहाँ पर लोग आराम से जा सकें, आराम से आ सकें, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह के स्थान होगा तो क्राउड अपने आप स्वतः ही एकत्र होगी और लोगों को उनके जो मंचन है उसका पूर्णतः आनंद प्राप्त होगा। राजीव जी, एक बड़ा सवाल है कि जब मथुरा में ब्रज रजोत्सव होता है, जो कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ही कराता है, उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं उनके आरोप रहते हैं कि स्थानीय कलाकारों को कम मौका दिया जाता है या मौका दिया जाता है तो उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनको दिन में कराया जाता है, जिसमें कि भीड़ नहीं पहुंच पाती है। उनको वो जो उनका प्रदर्शन है वो अधिक से अधिक लोग नहीं देख पाते हैं। वहीं बाहर से आने वाले जो बड़े कलाकार हैं उनको समय ऐसा दिया जाता है ताकि लोग आराम से पहुँच सकें। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव की शिकायतें वो लोग आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? ये प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम के ऊपर है। मान लीजिए योगा का कार्यक्रम कोई मंचासीन करना चाह रहा है तो वो तो प्रातः ही होगा। कोई भक्ति संदेश देना चाह रहा है तो वो दिन में ही होगा। इसके अलावा जो मंचन के कार्यक्रम है वो सहभागिता के आधार पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। ओपन मंच है, किसी का अच्छा कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ डिप्टी सीईओ कर रहे हैं, उनको वो अवगत करा सकता है, अपनी रिप्रेजेंटेशन पूर्व पर दे सकता है। हम उस बाहर के जो मंचन कलाकार हैं, जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं और जो नई शैली में अपना कार्य प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उनको पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ लोकल जो कलाकार हैं वो कब और किस और कहाँ पर करना चाहते हैं उसके लिए पहले से हमारे डिप्टी सीईओ कार्यालय में बता सकते हैं। अचानक कोई व्यक्ति या कार्यक्रम समाप्त होने पर या कार्यक्रम की रूपरेखा हो जाने के बाद फिर पुनः कहता है कि अगर ये कार्यक्रम हमारा इस समय कर लो, तो वो कहीं भी असंभव हो जाता है, क्योंकि जो वो कार्यक्रम पहले से दूसरे के लिए वो समय निर्धारित हो जाता है। तो उस समय काटने से एक प्रतिवाद भी बढ़ता है और दूसरी कार्यक्रम का डिस्टर्बेंस भी होता है। तो उनके लिए पर्याप्त समय है, अभी चल रहा है। तो वो अपने कला प्रस्तुति जो करना चाहते हैं वो हमारे डिप्टी सीईओ के यहाँ आते हैं तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। यानी कि आवेदन आने शुरू हो चुके हैं? हाँ, कार्यक्रम के आवेदन और संयोजन चल रहे हैं।
अभी टेंडर उठाने की प्रक्रिया भी कुछ जगह मंचों की जाएगी, और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होना है, किस तरह का कलाकार है, उस तरह की व्यवस्था के लिए अभी व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि स्थानों का चयन किया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अब की बार जो ब्रजोत्सव होगा, जो कि रेलवे ग्राउंड पर होता है, क्या वो मथुरा के अन्य ग्राउंडों में हो सकता है? कोशिश की जा रही है अच्छे और सही जगह के ग्राउंडों का चयन हो, जहाँ पूर्ववत पहले से भीड़ आई है उसको भी देखा जाए। आयुक्त महोदय ने कहा है कि पिछले साल की पत्रावलियाँ देख के स्थानों का चयन किया जाए और उनको देख लिया जाए कहाँ पर कितनी संख्या में लोग आए थे, किस तरह के कलाकार को कौन सी संस्कृति मिली थी और किनको नहीं मिली थी, और कारण क्या थे। दूर है तो उसके लिए स्थान परिवर्तित किया जाए, वो व्यवस्था की जा रही है। चलिए, अगला सवाल मथुरा के कुंडों को लेकर करना चाहूँगा, मथुरा के उन मंदिरों को लेकर करना चाहूँगा जो अभी उपेक्षाओं के शिकार हैं, या वहाँ तक शायद सरकार की नज़र नहीं पहुँची है। काफ़ी कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि आज भी विकास की राह जो रहे हैं। उनको बताने वाले लोग जब प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि ये जो स्थान हैं, आप इनका फाइल लेकर आइए, अगर होगा तो देखेंगे। क्योंकि कई सालों से ऐसे स्थान जो हैं आज भी विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि कभी कभी देखा जाता है कि आवश्यकता की चीज़ों पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है और जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे स्थान है जिसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया था कि ब्रज की पौराणिक चीज़ों को बाहर निकालकर जनता के सामने, देश के श्रद्धालु हैं उनके सामने लाया जाए। इस पर हमारे उपाध्यक्ष महोदय, जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कमिश्नर साहब इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और पहले से उनके संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। तो सभी जलकुंडों की और कुंडों की सूचियाँ हमारे कार्यालय में उपलब्ध हैं। लगभग 300 से के लगभग कुंड हम लोगों ने खोज निकाले हैं, और उन कुंडों का प्लानिंग के आधार पर उनको अच्छा बनाया जा रहा है। जैसे जन्मभूमि के पीछे पात्रा कुंड था, फिर इसके बाद कुसुम सरोवर की दशा बदल गई, और राधा कुंड का भी हम लोगों ने काम करना चालू किया, और कई जगह माड़ तहसील, सभी तहसीलों के अंतर्गत जितने कुंड हैं उनको सूचीबद्ध करके क्रम से कराते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो कमी होती है उसके निरीक्षण टीमें लगाई गई हैं, और निरीक्षण टीमों के बाद जो कमी आती है उसको जीर्ण पूरा ना कराया जा रहा है। कुछ विलुप्त प्राय कुंड टाइप के थे, उनको साफ सुथरा करके और उनको दर्शित करके, उनको चिन्हांकन करके, उनको ऐतिहासिक उनकी पृष्ठभूमि लिख करके उनको जनता के संज्ञान में लाए जाने का पूरा प्रयास ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद एक ऐसा नाम जो ब्रज के लिए ही माना जाता है और कहा जाता है कि इसके जो भी कार्य होंगे ब्रज के हित में होंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि माँ यमुना के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने क्या किया? ब्रज तीर्थ विकास परिषद जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैंने देखा है कि यमुना के जितने भी घाट हैं, युगल किशोर घाट से लेकर के और गोकुल घाट और आगे तक, वो सभी घाटों के लिए साफ़ सफाई का अभियान हमारे बीसी साहब ने छेड़ रखा है। जैसा कि आप पर डे देख रहे होंगे कि ब्रिज को स्वच्छ बनाना है, अब हम सब ने ठाना है। ये स्लोगन के साथ एक महा अभियान है जिसमें सभी लोग जुटे हुए हैं, हमारी कंपनी भी जुटी हुई हैं, मथुरा के ब्रजवासियों का भी पूर्ण सहयोग लिया जा रहा है, और हम उसके घाटों का पहले सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जल को सफाई करके हम उसको स्वच्छता और स्नान करने योग्य बना रहे हैं, आचमन करने योग्य। तो वो बनाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। बकाया कार्य जो प्रदूषण का है और जो अन्य संस्थाओं का है, उनको निर्देशित है सरकार की तरफ से कि वो उसको करें और तत्काल रूप से कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा ना होने पाए। राजीव, जैसा कि आपने कहा कि अभी अभी यमुना घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलते रहते हैं। अभियान नगर निगम की टीम भी चलाती है, अभियान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी करते हैं, अभियान जो होते हैं वो सामाजिक संस्थाएं वो भी चलाती हैं। लेकिन जहाँ पर उसकी वास्तविक आवश्यकता है, यानी कि यमुना जल के अंदर, हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक ब्रज तीर्थ विकास परिषद होने के नाते आप जब कुंडों की बात करते हैं, जल वहाँ पर भी होता है। आप मंदिरों की बात करते हैं, उनकी दीवारें गिरासू होती हैं, वहाँ विकास कार्य हो सकते हैं। तो यमुना के लिए विशेष कार्य योजना की क्या आवश्यकता नहीं मानते आप? ये यमुना और सारी नदियों के जल स्रोत हैं जी, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनको स्वच्छ रखने के लिए और पुरानी स्थिति में लौटाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः दृढ़ संकल्प है। उन कई जिला अधिकारियों ने अपने अपने
जगह पर अपने अपने यहाँ की नदियों का पुनरुद्धार किया। गोमती से लेकर के यमुना, गंगा, अभी कुंभ का मेला हुआ था, गंगा का भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी स्वच्छता अभियान चलाया। और यमुना के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चौड़ाइयों में पहले कई प्रदूषण युक्त शहरों में से होकर के यमुना निकलती रही, जल स्रोत का अभाव रहा, पानी की संख्या उतनी नहीं रही। तो उस स्थिति को कवर करने के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी एजेंसियों को लगा करके उसको चाहती है कि वो पुनर्जीवित हों और पुरानी अवस्था में लौट करके उसी स्थिति में पहुँचें जिस स्थिति में हमारे ऐतिहासिक प्राचीन पुराणों में लगा रहे थे। चलिए, एक आखिरी सवाल कि आगामी योजनाएं क्या होने वाली हैं ब्रज के लिए, क्या कुछ नया मिलने वाला है? ब्रज के लिए हम लोग पड़ाव स्थलों का जीरो वो करने वाले हैं। इसके बाद अभी गीता शोध संस्थान हमने काफ़ी बड़ा सुसज्जित किया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो सकता है उद्घाटन हो। हमने सूर्य सदन वाले में भी निदेशक और उनकी नियुक्ति करने के बाद सूर्य सेवा सदन को भी हमने पुनर्जीवित करके वहाँ सूरदास की रसखान वाली स्थिति को भी कर लिया है। और ऐसे जो पॉइंट हैं जिनको डेवलप करके पर्यटक जा सकते हैं, रसखान समाध है, इसके बाद सूर्य सेवा सदन है, सूरदास जी की है, देवरा बाबा के आसपास का घाट हैं, और जो प्राचीन देवत्व वाले महात्मा हैं और उनके वो विस्तार है और उनको सही करने का कार्य है। अच्छा, स्वच्छ और साफ बना करके ब्रज को हम मनोहारी बनाना चाहते हैं। क्या कभी जब आपकी चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, आपके साथ में तमाम अधिकारी बैठते हैं, तो क्या मथुरा और वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होती है? हाँ, वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था, मंदिरों के प्रवेश निकास पर चर्चा होती रहती है। उसी का परिणाम है कि ब्रज वृंदावन का कॉरिडोर प्रक्रम आया सामने। जो भीड़ प्रवेश करती थी उसकी निकासी के लिए उतना स्थान भी नहीं था, तो सरकार ने इस पर विचार किया और कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, टू वे बनाए जा रहे हैं। तो इसमें परिवहन व्यवस्था को सुचारू, ओवर ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जब 2010 के पहले की मथुरा देखेंगे और 10 के बाद 20 ये बाद की मथुरा देखेंगे तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जैसे मछली फाटक का जाम लग जाता था, इधर ये चंदन वन से जाम लग जाता था। इसके बाद भूतेश्वर आपका ये जब घूमते थे तो यहाँ भी गायत्री तपोभूमि से लेकर के वहाँ तक जाम लग जाता था। तो अभी हम देख रहे हैं चौराहा सौंदर्यीकरण हो गया, आपका भूतेश्वर का भी वो स्तंभ बन गया, पहले क्रॉस होती थी। तो जब समावेशी रूप से हम देखेंगे तो 10 साल के अंदर बहुत सारा विकास हुआ है। और 10 साल पहले जो भी तीर्थयात्री मथुरा आए होंगे वो अब आएंगे तो वो निश्चित तौर से सुखद अनुभूति करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें कहा गया था कि मथुरा के मछली फाटक से लेकर के और जन्मस्थान के आसपास तक एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिससे कि मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी हद तक कम हो सके, यानी कि ट्रैफिक का दबाव कम रहे। क्या ये योजना अभी अमल में लाई जानी है या अभी कल फाइलों में बात ये प्लानिंग का विषय है, मेरी जानकारी में नहीं है। पत्रावली देख करके ही अवगत बताया जा सकता है सही कि क्या प्लान है और कहाँ पर लंबित है। तो धन्यवाद करना चाहूँगे राजीव जी का कि आज इन्होंने एक बड़े विस्तार से हमारे साथ में चर्चा की और बताया कि आगामी जन्माष्टमी के त्यौहार के बाद में जो ब्रज उत्सव आने वाला है, इन दोनों ही कार्यक्रमों की क्या कुछ रूपरेखाएं रहेंगी, क्या कुछ थीम रहेंगी। और अब की बार जो सबसे अच्छी बात रहेगी वो ये रहेगी कि जो चौराहे हैं उनको इंडिकेट किया जाएगा, यानी कि आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत उससे मिलेगी कि वो किस चौराहे पर किस जगह खड़े हुए हैं, वो आराम से अपने परिजनों को सूचना भेज सकेंगे। तो लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिनुष के साथ। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद आज यहाँ पर आए और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज लोगों के लिए दी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।